मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए, 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं? हरकत में कब आते हैं? जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस खतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में, वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई, मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई, कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा, आपके 2 एमएलए हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह। तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना।
मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, तुम आना हमारे पास दो रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया, हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास, ये डराओ मत हमको। तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से? हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते, हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए, हमारे घरों को दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हमारे बाप को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं, आप तो मेरी खबर पर मरने के बाद आकर दो फूल चढ़ाकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना है। अब वो गया जमाना कि ये लोग क्या समझते, एक कहावत है दखन में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते हैं। वो गया जमाना, अब बातचीत बराबरी की होगी। यकीनन हम भी चाहते हैं कि मालेगांव विधानसभा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जाएं। ये मालेगांव की आवाम का हक बनता है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है। जब मराठों की बात होगी तो मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों के, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, और गुलाब जामुन उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो पूरी मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात, हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत कैसे बना मालूम आपको? इंडो पाक बर्रे सगीर कितना टाइम है? 3 मिनट। तीन मिनट है। तो भारत कैसे बना? भारत, इंडिया जो मौजूदा बर्रे सगीर जिसको कहते हैं, 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। अब पूछिए आरएसएस वालों से, है हाँ अफ्रीका से है। फिर उसके बाद 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। हाँ ईरान से आते यहां पे। फिर उसके बाद ईस्ट एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, तब जाके ये भारत बना। मगर इन्हों क्या बोले? मुगल 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 मुगल, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। पुष्यमित्रा संगा कौन था? क्या इसने 50-60 हजार बौद्ध मजहब के इबादतगाहों को निस्तो नाबूद नहीं किया था? अगर मैं मुगलों का जानशीन तो क्या आप उनके जानशीन हैं? बताओ आप।